दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। जब एक कहा जाता है ना कि जब कोई गिदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की ओर भागता है, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में एक कहावत को थोड़ी मॉडिफाई करनी चाहिए और जो पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में परफेक्ट बैठे। जब पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है आसिफ मुनीर, जब उसकी मौत आती है ना तो वो भारत की ओर भागता है, भारत की ओर कूच करता है, भारत की ओर सर मारता है। अब मौत का मतलब केवल मैं शरीर का मौत की बात नहीं कर रहा हूं। मौत का मतलब है कि आपके विचारों की मौत, आपके मंसूबों की मौत भी एक मौत ही होती है प्रकार की, और वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, मौत से कम दर्दनाक वो नहीं होता है। हालांकि आसिफ मुनीर इसके पहले भी भारत के पीछे पड़े हैं, और पहलगाम हमले के बाद में जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उस वक्त आसिफ मुनीर सेना को जो सामने होना चाहिए था वो वहां के बंकर में छिपे हुए थे, रावलपिंडी के बंकर में छिपे हुए थे। ये बात सब जानते हैं। और उसके बाद भारत जिस तरीके से उसके देश पर ऑपरेशन सिंदूर में जब बमबारी कर रहा था और उसके देश के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रहा था, उस वक्त भी उनका कुछ अता पता नहीं था। और उस वक्त भारत सरकार जितना ज्यादा हो सके अपने पूरे के पूरे टारगेट को पूरा कर लिया था। और उसके बाद भारत का एक मानना यह भी है कि युद्ध लंबा चलना देश के विकास के लिए सही नहीं होता, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा स्थगित कर दिया गया था। इसको कई लोग गलतफहमी में यह समझ लेते कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार की तरफ से स्थगित किया गया, उस पर स्टे लगाया गया, लेकिन रोका नहीं गया है। और बार बार इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे देश के जो सेना प्रमुख है, फिर रक्षा मंत्रालय है और प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार ये बात कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान फिर कोई हरकत करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर चालू होगा, ऑपरेशन 2.0 शुरू होगा, और पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके का जो आतंकी हमला है वो ऑपरेशन सिंदूर का शुरुआत का कारण बन सकता है और वो भारत के ऊपर हमला माना जाएगा। और फिर ऑपरेशन सिंदूर जो बचा है वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नाम से शुरू हो जाएगा। अब उस वक्त तो आसिफ मुनीर को ना अमेरिका बचा लिया था। अमेरिका ने आसिफ मुनीर को दो बार तीन बार दावत पर कई बार बुला लिया, और वो दावत पर बुलाया और ऐसे समय बुलाया जब वो ऐसे एक आतंकी देश का प्रमुख था जिसके पीछे पूरा दुनिया पड़ा है, जिसको पूरा देश आतंकी मानता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने केवल भारत की वैल्यू कम करने या आंकने के लिए या ये बताने की कोशिश किया कि भारत और पाकिस्तान तो एक ही बराबर हैं। ये सब चीज के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बदले डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में हो गए अमेरिका का ना, जो अमेरिका का वैल्यू तो गिरा ही गिरा, खुद राष्ट्रपति पद की गरिमा गिरा ली और अपनी गरिमा तो खत्म कर ली इस चक्कर में। और उसके बाद में वो आसिफ मुनीर का साथ देते रहे। हालांकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना स्वार्थ है, लाभ है। डोनाल्ड ट्रंप का 2021 में क्या हुआ था कि उस वक्त के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, तो उस वक्त ना उनका अफगानिस्तान का जो बगराम एयरपोर्ट है ना, वो विश्व के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, और एयरबेस है। और ये ऐसा एयरबेस है ना कि विश्व का समतुल्य इतना बड़ा और इतना मजबूत एयरबेस कोई नहीं होगा। ये एयरबेस एक ऐसा एयरबेस है जिसकी जो बेस है स्टील से और कंक्रीट से बनी है, और इस एयरबेस को 1950-51 के आसपास रसिया ने बनवाया था ताकि वहां अपने विमान को उतार सके और पूरे विश्व पर निगरानी कर सके, और उस वक्त दोनों देशों के बीच में टाई अप के कारण बन गया था। अब ये बगराम एयर बेस के ऊपर अमेरिका अपनी दादागिरी चलाती थी, और उस वक्त अफगानिस्तान की सरकार का शासन था तो वो सहने देती थी। लेकिन जब तालिबानी हमला हुआ अफगानिस्तान पर, और अफगानिस्तान वहाँ की सरकारों को हटाकर खुद वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली, और उस वक्त एक तालिबानी वहाँ के अमेरिकी सैनिक जो थे ना, उनको इस तरीके से भगाए ना कि देखने लायक था। ऐसा होता है कि जैसे कि अगर मान लो कि कोई एक एकदम हाथी आ गया तो छोटे मोटे जानवर भगते हैं ना, वैसे सब के सब अमेरिकी सैनिक वहाँ से 9 तो 11 हो गए। और अमेरिकी सैनिक भागे ही नहीं, अपने कीमती हथियार, अपने रॉकेट, अपने मिसाइल सब वहीं छोड़ के भग गए, और उन मिसाइलों पर झूला झूलते देखे गए ये तालिबानी। अब समय के साथ साथ ये तालिबानी अब दिन पर दिन खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, और उस वक्त 2021 तक अमेरिका के हाथ में ही था बगराम एयरपोर्ट। अब वो एयरपोर्ट, बगराम एयरपोर्ट जब हटा तो अमेरिका को ऐसा लगा ना कि दुनिया के ऊपर से मेरा शिकंजा कम हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका इस युग का वही अंग्रेजी शासन है, वो उपनिवेशवाद का मतलब एक देश दूसरे देश पर जब कब्जा करता है उसी को उपनिवेश कहते हैं। तो वही उपनिवेशवादी सिद्धांत के कारण
इंग्लैंड पूरे वर्ल्ड पर कब्जा किया था, ब्रिटेन का पूरे वर्ल्ड पर कब्जा हुआ था और वर्ल्ड के देशों को गुलाम बनाया था। और वो उपनिवासी जो विचारधारा को आज के समय अमेरिका चला रहा है, विश्व में जो भी कमजोर देश होता है उसके ऊपर कब्जा जमाता है। तो वो अपने उपनिवेशवादी विचारधारा को चलाने के लिए ना बगराम एयरपोर्ट का उपयोग अच्छे से करता था, लेकिन जब वहां के तालिबान ने उन्हें खदेड़ दिए तो उनके हाथ से फिसल गया। अब अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान को खुश करके रखूंगा तो पाकिस्तान मदद करेगा वो एयरबेस दिलवाने में। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ और हो गई। जिस वक्त अमेरिकी को खदेड़ा था तो पाकिस्तान बहुत खुश था कि अब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो गया है और तालिबान भी आतंकी, ये भी आतंकी, आतंकी भाई भाई। लेकिन वो तालिबान को आतंकी तो समझ रहा था, लेकिन तालिबान आतंकी संगठन तक नहीं रहा। वो अब अपना रूप को बहुत अलग कर लिया, बहुत ही बदलाव कर लिया और अब तालिबान जो है, अफगानिस्तान की जो सैन्य शासन है, अब वो विकास की बात कर रहा है और अब वो अपने देश में अलग टाइप का विकास चाह रहा है और जो देश विकास चाहेगा कम से कम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा। तो अफगानिस्तान की जो तालिबानी जो सरकार है उनके विचारों में परिवर्तन होता गया और उनका झुकाव भारत की ओर बढ़ता गया। और अब ऐसी स्थिति हो गई कि जो वहाँ के अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री है अमीर खान मुत्ताकी, जो कि एकदम पूरे पाकिस्तान में उनकी तूती बोलती है और पाकिस्तान का भले वो प्रधान नहीं है, प्रमुख नहीं है, केवल विदेश मंत्री हैं, लेकिन वो पूरे अफगानिस्तान में उनकी पूरी वैल्यू है। तो वो जब भारत दौरे पर आए, पहली बार जब उनके ऊपर से बैन हटा और विदेश दौरे पर जा सके, सबसे पहले भारत दौरे पर आए और यहीं से पाकिस्तान को लगा कि बस अब अफगानिस्तान मेरे हाथ से गया और उन्होंने इसकी खीस में अफगानिस्तान के काबुल के ऊपर कई हवाई हमले किए, कई निर्दोष नागरिकों को मार दिए। और ऐसा पहला पाकिस्तान जैसा देश है, वहाँ की सेना इतनी गिरी है कि हमला करते वक्त जनरली देश का बयान होता है कि मुझे वहाँ के नागरिकों से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा टारगेट वहाँ के सैनिक है या आतंकी समझ में आता है। उसने सीधे एक कहते हुए टारगेट किया कि वहाँ के सभी लोग ही मेरे टारगेट में हैं। तो ये पाकिस्तानी सरकार हो या सेना हो, ये बहुत गिरा हुआ सेंटेंस था, बहुत गिरा हुआ काम था जो उन्होंने किया। अब उसके बाद में अमीर खान मुत्ताकी भारत में थे, उस वक्त घटना को अंजाम दे रहा था और उस वक्त वीडियो में बनाकर बताया भी था कि मुत्ताकी को अफगानिस्तान लौटने दो, फिर कैसे ठोकाई पिलाई करता है आप लोगों को पता चलेगा। और मुत्ताकी जैसे ही अफगानिस्तान गए उसी वक्त ठुकाई चालू और पाकिस्तानियों को इस कदर मतलब धोया, कई उनके सैनिकों को अगवा कर लिया, कई उनके सैनिकों के ठिकाने को मतलब पर कब्जा कर लिया। और ऐसा शायद तक किसी सेना के साथ हुआ होगा कि अफगानिस्तानी सैनिक वहाँ के सैनिकों को केवल पकड़े फर नहीं किए, उनके पैंट मतलब पतलून को खोल के और सरेआम लटका कर अलग अलग जगहों में घुमाया गया कि देखो मैं उनकी पैंट को लेकर तुम लोग को घुमा रहा हूँ। अब सोचो किसी सेना का कोई पैंट खोलेगा और उसको नंगा कर देगा और उसके पैंट को नुमाइश पूरे जगह करेगा तो उस सेना की क्या इज्जत होगी। तो ये अफगानिस्तान ने किया। और आप लोगों को बता दूं कि जो अफगानिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान भले पाकिस्तान से सैन्य क्षमता में कमजोर, उतना सैनिक नहीं है, नहीं उनके पास आधुनिक हथियार है, लेकिन अफगानिस्तान के पास हिम्मत है और गौरीला युद्ध में माहिर है। जनरली जो देशों के पास टेक्निक ज़्यादा नहीं रहती, ज़्यादा नए हथियार आधुनिक नहीं रहते, मॉडर्न वेपन्स, वो गौरीला युद्ध करते हैं और वो पाकिस्तानियों को एकदम मजा चखाए हैं। और अफगानिस्तान बार बार वीडियो बनाकर ये बात बताता भी है कि हम लाहौर शहर को यहाँ हमला करेंगे, यहाँ हमला करेंगे, सब चीज़ चलते रहता है। तो अब अमेरिका को ये बात समझना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से युद्ध में फंसा है, अफगानिस्तान जो उसके पीछे इस कदर पड़ा है, अब क्या वो खाक दिलाएगा, उसकी बात को मानेगा अफगानिस्तान? ये अब उसके लिए निश्चित तौर पर अब टेढ़ी खीर बन गया। और ये बात कहीं न कहीं अमेरिका को पता चल रहा है, इसलिए अमेरिका थोड़ा इस चीज़ को लेकर खिन्न भी है। और वो शुरू में ये सोचा था कि थोड़ा पाकिस्तान से लॉजिस्टिक भी मिल जाएगा जिससे वो बगराम एयरपोर्ट उसे मिलेगा, लेकिन अब ये अमेरिका का अब ये इच्छा जो दिल के जो अरमान है ना, वो अब ऐसा लगता है कि आंसू में ही बहेंगे। और दूसरी चीज़, अभी अफगानिस्तान जो सरकार है, तालिबानी सरकार, उसने ये बात साफ साफ कह दिया है कि बगराम एयरपोर्ट पर हम किसी भी देश का कोई भी विमान या एयर से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके से जो भी विमान आएगा उड़ के, उसको हम अपने एयर बेस पे नहीं उतरने देंगे। लेकिन
भारत को इससे छूट दी। मतलब उसका कहना है कि भारत को छोड़ के कोई भी देश का जो विमान है ना बगराम एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकता। और भारत के कई सैन्य अधिकारी, भारत के कई विमान अक्सर बगराम एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं और वहां अपना प्रैक्टिस जारी रख रहे हैं। अब ये सब चीज ना अमेरिका को थोड़ा सा परेशान कर दिया है। अब यहां तक तो ठीक था, अब आसिफ मुनीर ये सब चीज तो करते, और आसिफ मुनीर भारत में अब आतंकी घटनाओं को तो बढ़ाएंगे, लेकिन आतंकी घटना को अंजाम देने के पहले ना उनके अपने देश में ही ना बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ता। आसिफ मुनीर को यह डर भी था ना कि कहीं मेरा इधर मैं लगा हूं और कहीं मेरा फील्ड मार्शल का पद न चल जाए, इसीलिए आसिफ मुनीर पाकिस्तान के संविधान में 27वां संविधान संशोधन करके पाकिस्तानी संविधान का अनुच्छेद 243 को पूरा चेंज कर दिया। और इसमें ऐसा नियम हो गया ना कि अब जो जीवित फील्ड मार्शल है वो जीवन भर फील्ड मार्शल रहेंगे। मतलब अब लाइफ टाइम फील्ड मार्शल की पद, वेतन और पावर को अपने हाथ में ले लिए हैं। अब वो भारत के ऊपर अब पूरा करारा हमला के चक्कर में है, और इसीलिए मैंने कहा कि जब आसिफ मुनीर की मौत आती है ना तो वो भारत की ओर दौड़ता है। हालांकि वहां पर बहुत सारे वहां की जो सरकार हैं, मतलब सरकार की विपक्षी पार्टियां, उन लोग ना विरोध कर रहे हैं। 6 ऐसी बहुत बड़ी पार्टी है जो इसका विरोध कर रहे हैं, आसिफ मुनीर का, इस कानून का, इस नियम का। और कई बार जो टीएलपी है, टीएलपी वहां की जो प्रमुख संगठन है जिसके साद हुसैन प्रमुख है, ठीक है, जिसका टीएलपी का नाम समझिए तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, तो वो वहां पर जो है उनके साथी जो विरोध कर रहे हैं, जिसमें साद हुसैन प्रमुख है, उनको गोली तक लग गया था ये आसिफ मुनीर का जो नियम कानून इसके विरोध में आवाज उठाते हुए। और तो और वहां पर अभी पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा राज्य के जो मुख्यमंत्री है शुएल अफरीदी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो करना है करो, हमारे क्षेत्र में कुछ भी आपका प्रभाव नहीं दिखना चाहिए। और उन्होंने आरोप भी लगाया कि जो पाकिस्तानी सेना है खैबर पख्तूनख्वा के जो मस्जिदें हैं उसको नापाक कर रहे हैं, वहां अलग अलग जानवरों को बांध के। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अब दूसरे तीर जो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान अभी उधर बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों से परेशान है, उधर टीटीपी से परेशान है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से परेशान है, जो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे भाई। और बलूचिस्तान के जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो लड़ाके भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी स्थिति दिन पर दिन मजबूत पड़ते जा रही है। और अब सिंध भी के जो लोग हैं ना पाकिस्तान के, वो भी अब कह रहे हैं कि हमको अलग होना है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान में मुख्य रूप से 4 राज्य हैं, बलूचिस्तान, फिर उसके बाद सिंध हो गया, फिर खैबर पख्तूनख्वा और खुद पंजाब, और उसके बाद अगर यूनियन टेरिटोरियल की बात करना जाए ना तो वो है इस्लामाबाद, जो उसकी राजधानी क्षेत्र भी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा अलग होने के लिए पूरा लड़ रहा है। फिर बलूचिस्तान का जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो तो कब अलग हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा, और सिंध भी अलग होना चाह रहा है। तो अब पाकिस्तान को भारत जब ऑपरेशन सिंदूर करेगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, तो किस तरह से पाकिस्तान बचेगा ये तो देखना है। और दूसरा चीज, अभी भारत में जो हमला जो किया है, अभी आप लोगों को पता होगा दिल्ली का हमला जो अभी से वीडियो बनने से लगभग 36 घंटा पहले हुआ है, उस हमले को कहीं भारत सरकार इस रूप में अगर ले लिया कि ये पाकिस्तान का हमला है, तो वही ऑपरेशन 2.0 का शर्त कि अब हमारे ऊपर किसी भी तरीके का आतंकी हमला पाकिस्तानी हमला माना जाएगा और युद्ध शुरू होगा। इस बार तो जो आसिफ मुनीर बंकर में भी नहीं छिप पाएंगे, क्योंकि इस बार भारत के अभी तक तो केवल इंडियन एयरफोर्स लड़ी थी, अब इस बार भारत की थल सेना भी चुप नहीं रहेगी, और भारत का जो जल सेना नेवी है ना, उसका तो लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। बड़े बड़े देश, ब्रिटेन जैसे देश तो उस नेवी से ट्रेनिंग लेती है, वो इस बार पाकिस्तान को बताएगी। और इस बार देखते हैं कि आसिफ मुनीर कहाँ छिपते हैं। अभी आसिफ मुनीर बहुत ही चालाकी और समझदारी के साथ अभी सऊदी अरब से एक एग्रीमेंट किए थे कि हमारे ऊपर हमला होगा तो आप लड़ोगे, तुम्हारे ऊपर होगा तो हम लड़ेंगे। अब भारत अगर ठोकाई करता है ना पाकिस्तान को, तो देखते हैं कि सऊदी भी आता है कि नहीं आता है, क्योंकि सऊदी को भी जितनी जरूरत पाकिस्तान को ना, उससे ज़्यादा जरूरत भारत को है। ये नियम बनने के बाद में सऊदी अरब के 300 जहाज़ों को जब भारत लौटाया ना, तो उसकी गर्मी ठंडा हो गया। और बहुत सारे बयानात दिए, यू टर्न लिए, और यकीन मानिए कि जब पाकिस्तान को जब रिलाई करेगा ना भारत, तो सऊदी अरब किनारे बैठ कर तमाशा देखने के अलावा कुछ और नहीं करेगा। और क्योंकि सऊदी अरब के पास पैसा और तेल छोड़ के कुछ नहीं है, उसके पास न ठीक से हथियार है, वो तो उस हथियारों पर के मामले में अमेरिका पर निर्भर है।
इसलिए सऊदी अरब शांति से युद्ध देखेगा और उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, बहुत हुआ तो 2-4 पैसे पाकिस्तान को दे देगा। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो अभी आसिफ मुनीर ना भले जीवन भर के लिए फील्ड मार्शल बन गए हैं, लेकिन वो बहुत अभी गजब की दुविधा में फंस चुके हैं। तभी मैंने कहा कि जब आसिफ मुनीर की मौत आती है ना तो भारत की ओर दौड़ता है। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।